हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं और ये पेपर 1 एंड आपका पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे, तो इसको लास्ट तक देखिएगा। आज हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्योंकि 15 नंबर की क्या होते हैं, पैसेज आते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस का पूरा एक सेट होगा। अच्छे से हम लोग समझने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिलती है एंड आपको सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। ठीक है, 3 बजे और 5 बजे आपको क्लासेस मिलती हैं, जिसमें हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, पीवाईक्यू की क्लासेस मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि बच्चे कोरी स्लेट की भांति हैं, यानी कि कोरी स्लेट हैं क्योंकि बच्चे जैसे, यानी छोटा बच्चा है, आप उसको जैसा बनाना चाहो बना सकते हो। ठीक है, यानी डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा इन्वायरमेंट दे रहे हो, कैसा माहौल दे रहे हो, क्योंकि बच्चा बचपन से, यानी जन्म हुआ उसका, वो खुद निर्धारित नहीं है कि वो कैसा बना हुआ है। जैसा आप उसको माहौल दोगे, जैसा आप उसको ट्रीट करोगे, बच्चा वैसा बनता चला जाता है। और भाषा अधिगम इन कोरे स्लेटों पर जो है भाषायिक आदतों की छाप है। यह विचार किसके द्वारा जो है समर्थित है, ये जो है आपको बताना है। तो पहला है पियाजे। तो पियाजे क्या है, बच्चे को कोरे स्लेट नहीं मानते, बल्कि वो क्या है, मानते हैं कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक यानी लिटिल साइंटिस्ट हैं। ठीक है, और वो क्रिएटिव हैं, जिज्ञासु हैं, उनमें जो है क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को जानने की। तो ये तो आपका होगा नहीं। सेकंड है वाइगोस्की। वाइगोस्की भी बच्चे को जो है बिल्कुल खाली डब्बा या फिर कोरी स्लेट नहीं मानते, वो भी मानते हैं कि बच्चा एक्टिव है, और अगर बच्चा अपनी उम्र के ज़्यादा जो है अनुभवी व्यक्ति के साथ अगर वो रह रहा है, तो वो टाइम से भी ज़्यादा बेहतर सीखेगा, यानी कम उम्र में भी बेहतर करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। नॉम चॉम्स्की। नॉम चॉम्स्की भी कहते हैं कि हर व्यक्ति में जन्मजात क्षमता होती है भाषा को अर्जित करने की, भाषा को एक्वायर करने की। तो ये भी नहीं मानते कि बच्चा जो है क्या है, इस कोरी स्लेट है। लेकिन जो स्किनर हैं ये क्या है, ये मानते हैं कि बच्चा कोरी स्लेट है और इस पर जो है छाप पड़ती है भाषा की। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन सही होगा। यानी जो बिहेवियरिस्ट होते हैं, मनोवैज्ञानिक, वो क्या मानते हैं कि बच्चा जो है कोरी स्लेट है और वो जो है पनिशमेंट और एंड पुरस्कार की बातें करते हैं। तो आंसर क्या होगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन वहीं पर रचनावादी जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोस्की हो गए, तो ये मनोवैज्ञानिक ये नहीं मानते, बल्कि क्या कहते हैं, बच्चा लिटिल साइंटिस्ट है, बच्चा एक्टिव रहेगा, बच्चा एक्टिविटी के माध्यम से सीखेगा, ये सब जो है ये लोग मानते हैं। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक अनुच्छेद लेखन के आकलन के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यानी लिखने के मानक के अनुसार कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो है आपको बताना है। तो कौन सा होगा, टॉपिक वाला वाक्य। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको एटलीस्ट पता तो हो कि आप कौन सा टॉपिक लिख रहे हो। ठीक है, वहीं पर है अनुच्छेद को विस्तार देने वाला तत्व। ये भी सही है कि आप डिटेल में चीज़ों को लिखोगे, डिटेल में चीज़ों को एक्सप्लेन करोगे। सुंदर हस्तलेख या फिर संबंधता, तो संबंधता भी जरूरी है, क्योंकि आप कनेक्ट तो करोगे चीज़ों को एक दूसरे के साथ। ये तो नहीं कि आप हिंदी का टेस्ट दे रहे हो या फिर हिंदी सब्जेक्ट के बारे में लिख रहे हो तो आप उसमें मैथ ऐड कर रहे हो, आप उसमें जो है कोई और लैंग्वेज ऐड कर रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यानी संबंधता होगी, इंक्लूड करोगे आप, एक दूसरे से कनेक्शन बनेगा। तो ये भी आपका सही है। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि सुंदर सुंदर जो है हस्तलेख का कोई पॉइंट नहीं बनता है यहाँ पर। यहाँ पर बात हो रही है कि मानक अनुच्छेद लेखन की आकलन, आपको आकलन करना, एनालिसिस करना है कि एटलीस्ट बच्चे ने जो है लिखा है वो कितना सही है, कितना ऑथेंटिक है, राइटिंग की या हैंड राइटिंग की, वो बात की बात है। और पूछा है इसमें कौन सा नहीं होगा, तो यही आपका नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है कि पाठ्य सामग्री में आए कठिन शब्दों को समझाने के लिए अध्यापक पहले उन शब्दों का मातृभाषा में अनुवाद करती है, फिर जो है विद्यार्थियों को याद करने के लिए कहती है। यानी कि ट्रांसलेट किस में कर रही है, मदर टंग में। ठीक है, और मदर टंग में ट्रांसलेट कब किया जाता है, आपका सिंपल सी बात है, व्याकरण अनुवाद विधि में किया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, बच्चे की लर्निंग कराते हैं। जैसे कि मान के चलिए, सपोज दैट आपका जो है हिंदी मातृभाषा है
और आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो क्या करोगे, इंग्लिश के जो अनुवाद हैं, जो ट्रांसलेट हैं, मतलब जो सेंटेंस है आप उनको ट्रांसलेट करते हो, हिंदी में कन्वर्ट करते हो। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा, आप चीज़ों को अच्छे से जो एनालिसिस कर पाओगे, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है, इसलिए क्या है, यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग किया जा रहा है, व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मातृभाषा में ट्रांसलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इंग्लिश टू इंग्लिश सीखने के लिए, सेकेंड लैंग्वेज सीखने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नहीं होगा। संरचनात्मक उपागम, ये भी नहीं होगा। संप्रेषणात्मक उपागम का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना, यानी डिस्कस करना, बातचीत करना। तो आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया कि ध्वन्यात्मक जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं। ठीक है, पहला है अक्षर, शब्द, वाक्य, या फिर ध्वनि स्वर जो है स्वरमान, तान, या फिर अक्षर जो है तुकबंदी या स्वनिम। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अक्षर होगा, तुकबंदी होगी, फिर स्वनिम। ये 3 चरण होते हैं ध्वन्यात्मक जागरूकता के। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। गहराई, गति, लय ये आपका नहीं होगा, बल्कि अक्षर, तुकबंदी, यानी तुकबंदी भी बनी होनी चाहिए, और वहीं पर स्वनिम। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए गए पाठ के सारांश पर आधारित एक कार्यपत्रक देती है। ठीक है, जिसमें हर 5वें शब्द को हटा दिया गया है। वह जो है विद्यार्थियों को उस हटाए गए शब्द को सोचकर वो जो है वहाँ लिखने के लिए कहती है। इस प्रकार का परीक्षण क्या कहलाता है, ये जो है आपको बताना है। ये जो परीक्षण हो रहा है इसको आप क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो पहला है क्लोज टेस्ट होगा, या फिर जो है रिक्त स्थान की पूर्ति है, क्योंकि बात हुई है यहाँ पर जिसमें हर 5वें शब्द को हटा दिया जा रहा है, यानी कोई भी सेंटेंस लिखा जा रहा है और जो 5वें नंबर पर आ रहा है वो सेंटेंस आप हटा दे रहे हो, हर लाइन में यही प्रोसेस अपना रहे हो। तो ऐसे सब जो है, जो ऐसे लिखने का तरीका है, या फिर कहिए कि जो सोच कर वह लिखने के लिए कहती है। तो इस प्रकार का जो परीक्षण हो रहा है, जो टेस्ट हो रहा है, आप इसको क्या कहोगे, क्लोज टेस्ट कहोगे या फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में क्या होता है, कहीं भी जो है आप रिक्त स्थान छोड़ देते हो, वहाँ पर बच्चा फिल करता है, ये नहीं होगा। सारांश की पूर्ति, ये भी नहीं होगा। लिखित परीक्षा तो हो रही है, बट यहाँ पर क्या है, 5वें अक्षर को हटा दिया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्लोज टेस्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हर 5वें शब्द को हटाया जा रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है कि देखिए सीटेट को क्वालिफाई अगर करना है तो एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, इन 2 कामों को अगर आप अच्छे से करते हो, तीसरा काम आपको कुछ भी नहीं करना है। अच्छे से अगर ये 2 काम कर लिए आप, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका सीटेट 100% क्वालिफाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बस 2 ही यही काम किए थे सीटेट में, प्रीवियस के क्वेश्चन की अच्छे से एनालिसिस किया था, प्रैक्टिस किया था, और साथ में जो है एनसीईआरटी फॉलो किया था। बस मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट क्वालिफाई हो गया था। डेली 3 बजे आपको पीवाईक्यू की क्लास मिलती है, और बहुत जल्द कंटेंट की भी क्लास मिलने वाली है, तो आप लोग डेली मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए अभी पहला जो 6 नंबर पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन। इसमें कहा गया कि पठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये जो है आपको बताना है, कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। तो पहला है पठन का तात्पर्य शब्दों की ध्वनि देना और जो है डिकोड करना, ये होगा। या फिर पठन रचनात्मक, या फिर पठन जो है किसी पाठ्य सामग्री को पढ़ाने, ग्रहण करने और समझने की प्रक्रिया, या फिर पठन या समझने की क्षमता की रचनाकार क्या संप्रेषित करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें कौन सा सही होगा, देखिए यहाँ पर बात हो रही है पठन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन आपका होगा, क्योंकि पठन का तात्पर्य शब्दों को ध्वनि देना और डिकोड करना, यही जो है नहीं होगा। तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन सही थे कि पठन रचनात्मक हो, यानी जो आप लर्निंग कर रहे हो क्रिएटिव होनी चाहिए, एक्टिविटी के माध्यम से होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बाकी ऑप्शन सही हैं कि पठन या समझने की क्षमता है कि रचनाकार क्या संप्रेषित करना चाहते हैं, ये सारे ऑप्शन सही थे।
लेकिन फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत होगा और निगेटिव का निगेटिव आंसर, इसलिए फर्स्ट ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है कि भाषा जो है अध्यापक कक्षा 5 के विद्यार्थियों को कहानी में आए मुख्य पात्रों के बारे में जो है आए विशेषण शब्दों की पहचान करने के बारे में कहती है। यह पठन गतिविधि क्या कहलाती है, ये जो है आपको बताना है। यानी कि जो बात हो रही है यहाँ पर विद्यार्थियों को कहानी में आए मुख्य पात्र, यानी जो मुख्य पात्र हैं उनमें क्या है, उनके विश्लेषण के जो शब्द हैं उनको पहचानने के लिए कह रही है। तो जो एक्टिविटी हो रही है आप इसको क्या कहोगे, तो गहन पठन होगा या फिर विस्तृत पठन है या फिर सरसरी तौर पर पठन हो जाएगा या फिर सहयोगात्मक पठन होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा, गहन पठन। क्योंकि आप जब डिटेल में चीज़ों को समझोगे तभी जाके उन शब्दों का आप अर्थ निकाल पाओगे, उन शब्दों का आप मीनिंग निकाल पाओगे। अगर आप सरसरी तौर पर पढ़ोगे तो सरसरी तौर पर आप उसका मतलब या मीनिंग नहीं निकाल सकते, तो ये गलत हो जाएगा। सहयोगात्मक पठन की यहाँ पर बात नहीं हो रही कि कोई यहाँ पर ग्रुप लर्निंग की बात नहीं हो रही है और ना तो यहाँ पर कोई समूह बना करके जो है लर्निंग करवाई जा रही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा, कभी विस्तृत पठन से पूछ लेता है, कभी सरसरी तौर पर पठन से पूछेगा, कभी सहयोगात्मक पठन से पूछ सकता है। आंसर यानी क्वेश्चन भी चेंज हो सकता है, आंसर भी चेंज होगा, लेकिन इसमें से एक ना एक पूछता जरूर है। कभी गहन पठन का आता है, कभी विस्तृत, कभी सहयोगात्मक और कभी सरसरी तौर पर। तो इसलिए अच्छे से चीज़ों को समझ के रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों में उच्चारण कौशल के संवर्धन के बारे में सही है। यानी कि बच्चे जो उच्चारण करते हैं उसके बारे में कौन सा सही है। पहला है, विद्यार्थियों को उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए जिससे कि वे बिल्कुल वैसा ही बोलें जैसा कि जो है देशज लोग बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगला है, विद्यार्थियों को कहना चाहिए कि वे दिन में अनेक शब्द जो हैं अनेक बार शब्दों को दोहराएं। इसमें बात हुई उच्चारण कौशल के संवर्धन के बारे में कौन सा सही है। तो देखिए अगर बार बार वो रिपीट कर रहे हैं तो रटाफिकेशन तो करवाना नहीं है बल्कि चीज़ों को समझाना है। अगला है, विद्यार्थियों को अच्छा उच्चारण सीखने के लिए मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जहाँ पर मदद हो रही है, जहाँ पर एक दूसरे की हेल्प की जा रही है, वो ऑप्शन आपका बेस्ट है। और यहाँ पर बात हो रही है कि विद्यार्थियों को अच्छा उच्चारण करने के लिए या फिर उनको सिखाने के लिए आप उनकी मदद कर रहे हो, आप उनको हेल्प कर रहे हो, जो कि बेस्ट है। तो आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए मैं जो भी ऑप्शन के आंसर बता रही हूँ ऑफिशियल आंसर की से बता रही हूँ, तो ये डाउट मत रखिएगा कि आंसर मैं आप लोगों के साथ गलत शेयर कर रही हूँ। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है कि भाषा की कक्षा में विद्यार्थियों को इस विषय पर लिखने के लिए कहा गया। अपने जो है अपना जन्मदिन कैसे मनाया, यानी सॉरी आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। इसके बाद जो है अपने अपने लेखन पर जो है अपने सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा गया। इस प्रकार के आकलन को क्या कहा जाएगा। यानी कि यहाँ पर बात ये हुई है कि एक विषय दिया गया और विषय क्या था कि आपने अपना जन्मदिन कैसे मनाया। ठीक है, और इसके बाद जो है अपने अपने लेखन पर अपने सहपाठियों जो क्लासमेट हैं या फिर जो फ्रेंड हैं आप उनसे प्रतिपुष्टि ले रहे हो, यानी उनसे टिप्पणी ले रहे हो कि वो क्या इसके बारे में बता रहे हैं। तो ऐसे आकलन को क्या कहा जाएगा ये जो है आपको बताना है। तो पहला है योगात्मक आकलन। तो देखिए योगात्मक आकलन का मतलब होता है कि नंबर देना, जैसे कि एग्ज़ाम हुआ फिर आपको नंबर मिल रहे हैं, ग्रेड मिल रहे हैं, तो ये आपका इसके अंतर्गत जाएगा। समूह आकलन, तो यहाँ पर ग्रुप की बात नहीं हो रही है कि यहाँ पर समूह आकलन हो रहा है कि 5-5 के समूह बनाए गए हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा। सहपाठी आकलन होगा या फिर स्व आकलन होगा। तो यहाँ पर खुद से तो आकलन की बात नहीं हुई है बल्कि क्या हो रही, सहपाठियों की प्रतिपुष्टि लेने के लिए कहा जाता है। तो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, यानी सहपाठी आकलन हो जाएगा, क्योंकि आप अपने सहपाठियों से, आप अपने फ्रेंड से जो है प्रतिपुष्टि ले रहे हो, आप उनकी राय ले रहे हो कि हाँ ये सही है या फिर नहीं सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि
बोली और लहजे के बारे में क्या सही है, यानी जो बोली बोली जाती है और लहजे। देखिए लहजा क्या होता है, तरीका होता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो। बोली जो है जो एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश हुआ। अब उत्तर प्रदेश में क्या है, हर जगह की चेंज है। मान के चलिए कोई भी अगर आप एक ज़िला ले रहे हो तो वहाँ की चेंज हो जाती है बोली। और मान के चलिए अगर जैसे कि आप किसी अलग राज्य में गए हो, किसी अदर स्टेट में गए हो, तो वहाँ की भी बोली चेंज हो रही होती है। और बोली में क्या होता है, क्षेत्रीय प्रभाव भी देखने को आपको मिल रहा होता है, ठीक है। तो और बाकी लहजे का मतलब होता है कि जो आप बोल रहे हो, जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो होता है आपका लहजा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, वो हमको देखना है। तो पहला है कि लहजा प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जा रही है। जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला है, लहजा बोल चाल वाले उन शब्दों व वाक्यांशों से संबंधित है जिनमें वक्ता की पहचान का पता चलता है और बोली इस बात को संबोधित करती है कि भाषा कैसे बोली जा रही है। ये भी नहीं होगा क्योंकि उन्होंने उल्टा बता दिया। लहजे का मतलब होता है किस तरीके से आप बात कर रहे हो, कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। अगला है, बोली प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा से संबंधित है और लहजा भाषा बोले जाने के तरीके से संबंधित है। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि बोली जो प्रयोग की जा रही वास्तविक भाषा उससे संबंधित होता है कि एटलीस्ट आप जैसे कि मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो आप उसको कैसे पहचानते हो कि ये किस क्षेत्र से आया है। अब कैंडिडेट जो है या फिर कोई अभ्यर्थी मान के चलिए बिहार से है, तो अब बिहार की लैंग्वेज चेंज है। आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ की लैंग्वेज चेंज है। आप यूपी आ जाइए, वहाँ की लैंग्वेज चेंज है। आप राजस्थान चले जाइए, वहाँ की लैंग्वेज चेंज है। इनफैक्ट आप यूपी में किसी अदर जो है डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो, आप वहाँ की भी लैंग्वेज चेंज पाओगे। बोलने का तरीका क्या है, चेंज होता है। और बोलने का जो तरीका है उसको हम कहते हैं लहजा, यानी किस लहजे में बात करो। जैसे आप गुस्से में बोल रहे हो या फिर नॉर्मली आप अच्छे से बोल रहे हो या फिर आप बहुत अच्छे से बोल रहे हो, बहुत प्यार से बोल रहे हो, तो इसको कहते हैं तरीका, किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हो अपनी बात को। तो आंसर क्या होगा, वो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि बोली हम उसको कहते हैं जो वास्तविक भाषा से संबंधित होती, जो आप बोलते हो। और लहजा क्या होता है, भाषा बोले जाने के तरीके से संबंधित होता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन जो हैं वो गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 11। इसमें कहा गया है कि अध्यापक अपने विद्यार्थियों को कुशल वक्ता किस प्रकार से बना सकते हैं, यानी किस प्रकार से आप उनको कुशल वक्ता बना सकते हो। तो याद की गई कहानियों को सुनने के लिए कहना, इससे वो जो है कुशल वक्ता बनेंगे, तो जी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ सुनेंगे। सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान काम आने वाले कुछ मुख्य वाक्यों को सिखाकर, तो कुछ वाक्यों को क्यों, बल्कि सब कुछ बच्चा सीखना चाहिए। कक्षा में अपने आप को अभिव्यक्त करने के अवसर देना, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को आप अवसर दे रहे हो कि वो खुद को प्रेजेंट करे, खुद को जो है एक्सप्लेन कर पाए, जो कि बिल्कुल सही होगा। तभी जाके वो अच्छा एक वक्ता बनेगा, क्योंकि स्टार्टिंग तो हम अपने आप से ही करेंगे। भाई अगर आप कहीं पे खड़े हो, अगर आपसे बोला जाए कि आप कुछ बोलिए, तो सबसे पहले आप अपने से ही शुरू करोगे कि यस मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ये है वो है, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ या फिर मैं इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, मुझे ये पसंद है, ये है। तो आप अपने मतलब अपने खुद से तो आप जो है स्टार्ट करते हो। तो खुद को एक्सप्लेन करने का अगर मौका आप दे रहे हो, अभिव्यक्त करने का मौका दे रहे हो, तो बच्चा धीरे धीरे एक बेहतर वक्ता बन जाएगा। वो खुद से स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे क्लास में लेक्चर देगा, फिर धीरे धीरे छोटी छोटी जो पार्टी फंक्शन होते हैं उसमें बोलेगा, फिर धीरे धीरे वो बेहतर एक वक्ता बनेगा। तो आंसर क्या होगा, वो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया कि चौथी कक्षा के विद्यार्थियों को मानक पठन परीक्षा के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है, ये जो है बताना है। तो पहला है, बच्चों को यह कहना कि टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है और उन्हें अपना सर्वोत्तम देना चाहिए। जी नहीं, चूँकि अधिकांश कक्षा अच्छा कर ही लेगी, इसीलिए कम पठन क्षमता वाले विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देना। ये भी नहीं, क्योंकि आप सभी बच्चे को समान दोगे प्रशिक्षण। ये नहीं कि जो बच्चा वीक है आप उसी को दे रहे हो क्योंकि ये बच्चे तो अच्छे हैं, ऐसा नहीं, सभी को आप प्रशिक्षण दोगे। परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर का अभ्यास करवाना, ये आपका क्या है, सही हो जाएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड, क्योंकि बच्चे क्या हैं, 4th क्लास के, आप उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते
कि जो आपने पढ़ाया नहीं है या फिर जो है मुझसे मिलते जुलते आप क्वेश्चन नहीं दे रहे हो वो कर लेंगे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। तो उसी से मिलते जुलते प्रश्नों के आप उत्तर अगर बच्चों का अभ्यास करवा रहे हो तो बच्चा बेहतर कर पाएगा। आंसर होगा आपका क्या, थर्ड ऑप्शन। क्योंकि मानक पठन परीक्षा के लिए कैसे आप तैयार करोगे, आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। ज्यों का त्यों आपको रटवाना नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 है कि कक्षा में विद्यार्थियों को योगात्मक आकलन हेतु अपने लिखित कार्यों का जो है पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए जो है कहा गया, जैसे कि अपने लेखन कार्य के कोई सर्वोत्तम 6 नमूने लेना। ठीक है, यह किस प्रकार का आकलन है ये जो है आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो पहला है किसी भी काम का नहीं, ये कहना गलत हो जाएगा कि वो किसी भी काम का नहीं है, या फिर विद्यार्थी अनुकूल हो या फिर अध्यापक अनुकूल तो नहीं होगा, या आकलन का प्रकार है ही नहीं, ये भी कहना गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि विद्यार्थी अनुकूल होगा। पोर्टफोलियो में क्या है, विद्यार्थी यानी कैंडिडेट के बारे में, स्टूडेंट के बारे में लिखा जाता है, तो उसी के अनुकूल होगा। आंसर होगा आपका जो है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट, इसमें कहा गया कि भाषा अधिगम के बारे में 2 कथन दिए गए हैं, कथन पढ़कर सही विकल्प चुनिए, यानी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसमें से सही जो है ऑप्शन चूज़ करना है। पहला है कोई भी जो है व्यक्ति किसी भी आयु में कोई भाषा सीख सकता है, हालांकि कम उम्र में सीखना अधिक आसान है, जो कि क्या है, सही है या गलत है वो आप लोग बताइएगा। अगला है भाषा अक्सर मिलने पर जो है सीखी जा सकती है, यानी भाषा जो है अवसर मिलने पर, भाषा जो है अवसर मिलने पर सीखी जा सकती है, यानी आप अवसर दे रहे हो तो बच्चा सीखेगा। तो देखिए इसमें भाषा के बारे में 2 कथन दिए गए थे। कोई भी व्यक्ति किसी भी आयु में कोई भी भाषा सीख सकता है, हालांकि कम उम्र में सीखना अधिक आसान है, जो कि बिल्कुल सही बात है। क्योंकि बच्चा अगर 5 साल का है तो उसकी क्या है, एलईडी बहुत एक्टिव है, कौन कहता है, नॉम चॉम्स्की कहते हैं। लेकिन वहीं पर 15 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, तो उसको सीखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। या मान के चलिए सपोज दैट कि 25 साल का है कैंडिडेट, कोई अभ्यर्थी, तो उसको सीखने में समस्या होगी। जो 5 साल का बच्चा है जितनी जल्दी लैंग्वेज को एक्वायर करेगा, वो 25 साल के कैंडिडेट या अभ्यर्थी से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि उतनी ही फास्टली वो वहाँ की लैंग्वेज को एक्वायर कर पाए। रीज़न क्या है, जो है 5 साल के बच्चे का एलईडी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, वो अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करता है, लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर रहा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अगर आप आपस में भी डिस्कस कर रहे हो तो वो भी लैंग्वेज को सुन रहा होता है कि आपने ये बोला था, आपने ऐसे नहीं ऐसे बोला था। वो अगर डोरेमोन भी देख रहा है तो उसकी भी कॉपी कर रहा होता है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे वो बोल रहा था। ठीक है, तो 5 साल के बच्चे की जो एलईडी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। तो ये तो ऑप्शन सही है, भाषा अवसर मिलने पर सीखी जा सकती है। अगर आप बच्चे को अवसर दे रहे हो तो बच्चा किसी भी लैंग्वेज को सीख सकता है। जैसे कि अगर वो यूपी में है, अगर आप उसको अवसर दे रहे हो तो वो कहाँ की लैंग्वेज, बिहार की भी लैंग्वेज सीख लेगा, वो राजस्थान की भी लैंग्वेज सीख सकता है, वो किसी अदर कंट्री की भी लैंग्वेज सीख सकता है, अगर आप उसको अवसर दे रहे हो। तो दोनों क्या है, ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब इसमें ए और बी दोनों सही हैं या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है, तो देखिए इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन आपका होगा कि ए और आर दोनों क्या है, सही हो जाएंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन गलत हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है कि कक्षा में लेखन गतिविधि का दौरान अध्यापक विद्यार्थियों को लेखन की थीम पर मानस मंथन जो है यानी ब्रेन स्ट्रोम करने के लिए कहती है, या युक्ति लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है, ये जो है आपको बताना है। तो लेखन पूर्व होगा, या फिर समीक्षा करना है, या फिर प्रारूपण है, या फिर प्रकाशन है। तो देखिए यहाँ पर बात हुई लेखन गतिविधियों के दौरान। ठीक है, अध्यापक विद्यार्थियों के लेखन की थीम पर मानस मंथन करने के लिए कह रहा है, तो लेखन के पूर्व होगा, यानी कि वो लिख रहा है उसके पूर्व वो जो है मानस मंथन करेगा कि हाँ जो मैंने लिखा है वो सही है या फिर नहीं सही, कैसे मुझे प्रेजेंट करना चाहिए था, कैसे नहीं करना चाहिए था, वो सब कुछ जो है वो ध्यान देगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, समीक्षा करना, ये प्रारूपण ये आपका नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स थे 15 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। ये क्लास डेली 3 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास कैसी लगी वो कमेंट में बताइएगा। बाकी स्कोर भी अपना बताइएगा कि कितना आपका स्कोर सही हो रहा है, यानी कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है 15 दिसंबर को होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।